कितने आदमी थे रे? हाँ, कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। फिर भी तो खाली हाथ आ गया, बोर्ड से कुछ नहीं लिखा। आज हम गन लेकर आए हैं। ये रहा आइटम बम। समझ गए ना? क्योंकि आज जो हम कहानी बताने जा रहे हैं उसमें गन और बम इसकी जरूरत है। लेकिन ये हम एक बच्चा से मांग के लाए हैं। ये बम भी एक बच्चा से मांग के लाए हैं। बॉडी वो हमारा से मांग लेगा, इसलिए इसको अब रख देते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल अमन अकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि हम छोटे से छोटे चैप्टर से लेकर बड़े से बड़े चैप्टर को सबसे आसानी भाषा में हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आप मैट्रिक हो या इंटर हो और हिंदी और इंग्लिश की अच्छा और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और आप लोग के ही सपोर्ट से आज मेरा चैनल धीरे धीरे बहुत अच्छा खासा ग्रो कर गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम यहाँ हेडिंग दे रखे हैं, उसने कहा था। ये क्या है भाई? तो यह एक चैप्टर है जो भी मेरे दोस्त इंटर में पढ़ते हैं। आप दिगंत नाम का एक किताब जो हिंदी का होता है उसमें देखिएगा, आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा एक चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। हम इसका पार्ट 1 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और मेरा चैनल पे डाला हुआ है और उसका हेडिंग भी आपको मिल जाएगा। उसने कहा था का पार्ट 1 हम बना के डाल दिए हैं। अब आज हम लेकर आ गए हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए थे कि हमारा जो भी ये चैप्टर उसने कहा था है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा है, इसलिए हम इस चैप्टरों को 2-3 पार्ट में क्लियर करेंगे। और हर एक पार्ट में आपको लेखक के बारे में भी बताते चलेंगे और साथ ही साथ चैप्टर भी पढ़ाते चलेंगे। चैप्टर बाबू आपको हम बुक से पढ़ा रहे हैं और मेरे पास बुक भी है। ये देखिए, आप मेरे पास बुक भी है और इसी बुक से हम दिगंत से पढ़ा रहे हैं और आधा पढ़ाए थे। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो पहले मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखिए, उसके बाद आइए और पार्ट 2 में देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ लेखक के बारे में भी आज बताते हैं कि आखिर इस लेखक के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। तो आइए हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम किताब पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें वो हर चीज लिख दिए हैं लेखक से रिलेटेड जो होना चाहिए और जो बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप हमारे वीडियो में कोई भी चैप्टर एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिए हैं तो आप किसी से भी बना के देखिएगा, बुक से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बहुत ही आसानी और सरल तरीका से बनेगा। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें वही सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को हम लिखे हैं जो हम पार्ट 1 में नहीं बताएं। जो पार्ट 1 में हम बता रखे हैं वीडियो का पार्ट 1 में, हम पार्ट 2 में नहीं डाल रहे हैं। हम पार्ट 2 में कुछ नया करके डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था में अमृत शहर का वर्णन है, अमृतसर शहर का वर्णन है। उसने कहा था एक कहानी और इस कहानी में अमृतसर के शहर का वर्णन है। अब सबसे पहले जानते हैं इनके लेखक के बारे में। तो उसने कहा था का जो लेखक है वो हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। इनका जन्म जो है बाबू, जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर में, राजस्थान, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और इनकी निधन यानी कि मृत्यु इनकी हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। आगे चलते हैं इनका निवास स्थान के बारे में जानते हैं। जन्म समझ गए होंगे। इनका निवास स्थान यानी कि ये जन्म कहाँ लिए थे, तो जन्म जो लिए थे, इनका गांव का नाम था गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये गुलेर के निवासी थे। गुलेरी जी कहाँ के रहने वाले थे, किस गांव के रहने वाले थे? तो गुलेर के। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम समझते हैं। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था चंद्र शर्मा गुलेरी के पिताजी का? पंडित शिवराम। अब आते हैं इनके निवास स्थान के बाद हम समझते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। आखिर इनका पढ़ाई लिखाई कैसा रहा? तो इनके पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो इनकी शिक्षा की बात करते हैं। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। इन्होंने 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे? बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते बाबू। इनकी रचना कौन कौन सी है? इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखा था जो कि यहाँ लिख दी है। एक कहानी जिसका नाम है सुखमय जीवन, इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था। एक है बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में लिखा था। ऑब्जेक्टिव में बउआ एकदम निचोड़ के पूछेगा, एकदम निचोड़ के याद रखिएगा।
और उसने कहा था 1915 में, याद रखिएगा ये चैप्टर कब लिखा गया बाबू, तो 1915 में ये चैप्टर लिखा गया है। और ये जो हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, देश प्रेम पर आधारित कविता भी लिखते थे, कहानी नहीं कविता भी लिखते थे, देश प्रेम पर आधारित कविता भी लिखते थे। और देखिए उसने कहा था जो कहानी 1915 में जो प्रकाशित हुई, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रकाशित हुई थी, यानी कि ये कहानी उसने जो है उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, उस समय प्रथम विश्व युद्ध था। तो इनकी कहानी के बारे में जान गए ना, सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, उसने कहा था। अब इनके कुछ निबंध, इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा था जिसका नाम था कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी भारतवर्ष। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जाता है, कछुआ धर्म किसका निबंध है, तो किनका निबंध है, तो हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। तो दोस्तों ये रहा था कुछ आपको थ्योरी, जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी को भी बताते चलते हैं। तो आज कवि के बारे में भी हम थ्योरी में बताए हैं। दोस्तों आपको ये चैप्टर जब पढ़ाए थे तो पहले ही हम बता दिए हैं, पार्ट 1 में उसने कहा था दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है और कर्म प्रधान कहानी भी है। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है, इसलिए हम आपको याद दिला देते हैं। और इसमें हम बताए थे एक लड़का था जिसका नाम था लहना सिंह और उसका उम्र था 12 वर्ष, और एक लड़की थी जिसका नाम था सूबेदारनी और उसका उम्र था 8 वर्ष। अब यही लहना सिंह और सूबेदारनी की कहानी को हम पार्ट 1 इसका जो हम बता के डिटेल्स से क्लियर कर दिए। अब इसके आगे कहानी में क्या घटता वो बताते, जैसे कि आपको पहले हम राइफल दिखा के एकदम दुनाली दिखा के पहले डरा दिए हैं। तो एकरा में का है कि इसमें सैनिक का भी वर्णन है, और साथ ही साथ अभी जो पढ़े थे इसमें अभी प्यार के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि अभी फिलहाल केवल प्यार के बारे में बताया था कि इसमें लहना सिंह जो है एक लड़की से जब मिलता है पहली बार तो पूछता उस लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की अखिया दिखा के धत कह के भाग जाती है और लड़का एकदम मुंह देखते रह जाता है। अब कहानी के दूसरे पंक्ति में आगे में चलते हैं कि आगे कहानी क्या कर रहा है। तो दोस्तों आगे कहानी में लिखा गया है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक किस में फंसे धंसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगर कोट का जलजला सुना था, यह दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियां में छिपे हुए रहते हैं। देखिए अब यहाँ पर सब आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, कौन कौन आपस में सब यहाँ पर है, लहना सिंह है, सूबेदार है, पलटन साहब है जो कि विदूषक भी हैं। तो ये सब करे राम रे राम यह भी कोई लड़ाई है, अरे यार हड्डी तो एकदम अकड़ गया है, गनीमत तो कहीं दिखता ना। गनीम मतलब याद रखिएगा बाबू, गनीम मतलब होता है दुश्मन, गनीम मीन्स क्या होता है दुश्मन, यहाँ पर लिखा हुआ था इसलिए हम आपको बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि गनीम तो कहीं दिखता है नहीं, यानी कि दुश्मन तो कहीं दिखता है नहीं, या कहीं गोले कहीं बारूद तड़ातड़ एकदम छुटते रहता है। अब आगे कह रहे हैं, अगर आपके पास किताब है तो किताब लेकर बैठिए, और आपको किताब में जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हम भी तो किताब से पढ़े बाबू, तो आप भी किताब देखते रहिएगा, वही सेम चीज लिखा रहेगा। और हम बीच बीच में जितना लाइन पढ़ाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको वहां तक के बताते चल जाते हैं। आगे लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में, मखमल की सी हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेते, कहते हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अब कहते हैं आपस में बात करते हुए कि लहना सिंह अरे भाई रुको जरा, उतना दिन हम रुक ही गए हैं तो कुछ दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद आराम से हम छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी कहाँ मनाएंगे, फिरंगी मैम के बाग में। कहाँ, फिरंगी मैम के बाग में, फिरंगी मैम के बाग में जाएंगे। और याद रखिएगा फिरंगी मैम सिगरेट पीती है, क्या पीती है, सिगरेट पीती है, और वो लहना को भी कहती कि आप भी सिगरेट पी लो, लेकिन लहना
ई बतिया बउआ एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा, पूछा जाता है। लहना को जब सिगरेट देती है तो लहना कहता नहीं मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं सिख हूं और सिख तंबाकू का सेवन नहीं करता है। तो लहना सिंह के बारे में वो कहती है, फिरंगी मैम कहती है मेरे राजा जी आप तो नाराज हो गए हैं। तो ये कहते नाराजगी वाली से कोई बात नहीं है। तो फिरंगी मैम बहुत मानते हैं और जब उनके बगीचे का फल चाहे कुछ भी खा लेते हैं ये सब सैनिक, तो फिरंगी मैम गुस्सा नहीं मानती और जब पैसा देते तो पैसा भी नहीं लेती है। फिरंगी मैम कहती है, याद रखिएगा ये बतिया के, फिरंगी मैम कहती है, फिर से सुनिए, फिरंगी मैम कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मैं तुमसे दाम नहीं लूंगा। कहते यार आप तो सैनिक हो, अगर हमारा दो चार फल खा ही लिए तो क्या दिक्कत हुआ, मैं तुमसे पैसे लूं क्या? नहीं, आपके वजह से आप जागते हैं तो हम लोग यहाँ आराम से चैन की नींद सोते हैं। अब बाबूजी यहाँ तक में आगे बढ़ते हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। याद रखिएगा बउआ, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वर्णन करे इसका पूछता है, यहाँ करा बिना लड़े सिपाही बिगड़ता और बिना फेरे घोड़ा। फिर से सुनिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी चलता फिरता आदमी देखते हैं ना, कभी भी बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ रहता है। उसी तरह अगर सिपाही लड़े नहीं ना तो बिगड़ जाता है। आगे कह रहे हैं, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकता है। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया था। कह रहे हैं कि देखो पलक झपकता नहीं और एकदम गोले बरसना शुरू हो जाते। कितने कितने मन का, 3-3 मन का गोला बरसना शुरू हो जाते हैं। और अगर मौका मिले तो एक ही बार जर्मन को सिपाहियों को मार गिरा दूं। देखिए ये लड़ाई जो हो रही है लहना सिंह इंग्लैंड के तरफ से है और उधर वाला दुश्मन जो है वो जर्मन के तरफ से। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा ये लड़ाई किसकी तरफ से हो रही है, तो जर्मनी सैनिक के तरफ से हो रही है। अब यहाँ तक जो पढ़ाएं यहाँ तक में कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ये ऑब्जेक्टिव हम आपसे पूछते भी हैं और आंसर भी हम ही बता देते हैं। वो यहाँ तक में कुछ ऑब्जेक्टिव यही बनता है। देखिएगा, लुधियाना से अधिक ठंडा कहाँ पड़ रही थी, तो आंसर यही होगा अमृतसर में। लुधियाना से अधिक ठंडा कहाँ पड़ रही थी बाबू, अमृतसर में। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है, खंदक में किस प्रकार के धमाके होते हैं, तो खंदक में कान के पर्दे फाड़ देने वाली धमाके होते हैं। खंदक में किस प्रकार के धमाके होते हैं, कान के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके। जितना दूर पढ़ा उतना ही दूर का हम अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। आगे है, फिरंगी मैम के बाग में किस तरह के घास थी, तो फिरंगी मैम के बाग में मखमल की तरह घास थी। फिरंगी मैम के बाग में कैसी घास थी, तो फिरंगी मैम के बाग में मखमल की तरह घास थी। आगे इसका ऑब्जेक्टिव बनता है, चौथा ऑब्जेक्टिव, अमृतसर में कितने जल जले थे, तो अमृतसर में 25 जल जले थे। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बाबू। बाबू रे सोना रे, नींबू पानी पीना रे, नहीं पढ़ना रे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में बोल रहे थे अमृतसर में कितने जल जले थे, तो 25 जल जले थे। अमृतसर में कितने जल जले थे, 25 जल जले थे। आगे पढ़ा रहे हैं, आगे कह रहा है, लिखा हुआ इसमें है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गई तो क्या होगा। सूबेदारनी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियां में तो जाड़ा धस गया है, सुर निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की वालियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धाबा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। ऑब्जेक्टिव है बब्बू, सुना रे, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट 1 में हम बता दिए हैं। किसने कहा था, उद्यमी उठ, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो जरूर लिखिएगा। बजरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको।
पानी का बाहर फेंकने किसको कहा गया है? बजरा को। एक एक शब्द दिलवा में एकदम छाप के रखिएगा बाबू, कज्जा से पूछ देगा बोर्डवा वाला, कोई भरोसा नहीं। शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। बजरा सिंह पलटन का विदूषक था। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, पलटन का विदूषक कौन था? बजरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं बाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? या वही दूध पी लेने वाली फिरंगी में? लाड़ी होरा किसको कहते हैं बाबू? तो लाड़ी होरा पत्नी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पत्नी को कहते हैं। अभी तक सारे सैनिक आपस में बात कर रहे थे और बात करने में अचानक लोगों में मुस्कुराहट भी आ गई। सबके मन का जो दिल का उदासी था, उदासी भी दूर हो गया है। और आगे के बारे में हम कह रहे हैं जो लिखा हुआ है, चुप कर, यहाँ लोगों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उससे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती, होठों में लगाने चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है बाबू। जैसे कि आपको बताया है कि फिरंगी मैम सिगरेट जब पीती थी तो उनको देते थे, लेकिन लहना सिंह नहीं लेता था, क्योंकि उनका कहना था कि मैं सिख हूँ और सिख तंबाकू का सेवन नहीं करता है। इसमें आपस में अभी फिलहाल सब सैनिक का बात ही चल रहा है। अब बीच में आता है लहना सिंह की चर्चा कि आखिर लहना सिंह कौन है। अगर पार्ट 1 मेरा देखे हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि लहना सिंह कौन है। पार्ट 1 में हम बता दिए हैं, और बोधा सिंह कौन है ये सब बता दिए। तो कहता अच्छा, अब बोधा कैसा है? भाई बोधा उतना, मतलब सब आपस में चर्चा करा, बोधा क्या है? बउआ बोधा सिंह का तबीयत खराब है, इसलिए आपस में सब चर्चा वो करते हुए कहते हैं कि बोधा कैसा है, अब बोधा का हाल कैसा है। अगर आप लोग बोधा नहीं हैं तब वो लिख दो ना कमेंट में, हम जी जे प्रश्न पूछा ही। चलो अब यहाँ तक में कुछ ऑब्जेक्टिव बताते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बताने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बाबू, केकरो लग रहा होगा कि सर ई बुक से आप पढ़ पढ़ के सारे हिंदी बता रहे हैं, कहीं टाइम तो नहीं लग रहा? बउआ हमारे कोई ऐसा वीडियो नहीं जो 1 घंटा के एकदम डाल देते हैं। हम जो भी वीडियो रहता है 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट हाईएस्ट डालते हैं, ताकि आपको ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़े। बउआ अगर हमरो यहाँ स्मार्ट बोर्ड रहता ने तो वैसे घिसकाते जाते, घिसकाते जाते, घिसकाते जाते, तुरंत हमारा 1 घंटा में सारे चैप्टर खत्म हो जाता। तो ये आप मत सोचिए कि हाँ चैप्टर मतलब कैसे जा रहा, किस तरह से नहीं जा रहा। आप ये सोचिए कि सारे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, सब आप सही से समझ रहे हैं ना। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। आप साथ ही साथ अगर हम यहाँ किताब से पढ़ रहे हैं, आपके पास भी बुक होगा, किताब होगा, आप घर पर पढ़िए उसको। जरूर नहीं कि हमारे साथ पढ़िए, हमारे वीडियो देखिए उसके बाद पढ़िए, तो हमारे वीडियो देखने के पहले पढ़िए। और जो हम इसमें बताते हैं देखिए वो लिखा हुआ आपका बुक में है या नहीं। हम जो ऑब्जेक्टिव बोलते जाते हैं बीच बीच में, आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव के किताब से मिलाइए और बोलिए कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव मिलता है, बनता है। और साथ ही साथ इस तरह का हम थ्योरी काहे डालते रहते हैं, हर चैप्टर में शुरुआत करने से पहले इस तरह का थ्योरी हम इसलिए नहीं डालते हैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए और पूछना ना पड़े। तो अभी चलते हैं, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाए बाबू, जिसका हम ये गन लिए है ना, और जिसका ये एकदम आइटम बम गोला लिए। देखो मैं ऐसा आइटम बम देखो, चमकता भी और लाइट भी इसमें देता भी नहीं, दे रहा लगता, ओ माय गॉड दे रहा है। तो बाहर में क्लास के बाहर में चिल्ला रहा कि मेरा बंदूक और मेरा वो बम दे दीजिए, क्योंकि अभी 10 रात बज चुका है, शायद बेचारा कहीं वो भी हमला करे जाएगा। दे देंगे, चलो आगे चलते हैं। हाँ बउआ यहाँ तक में कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है जो कि हम आपसे भी पूछते हैं और इसका हम आंसर भी बताते हैं। सूबेदार ने मुस्कुराकर क्या कहा? तो देखो आंसर होगा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। देखो हम लोग को भी लगता है कि यार कोई भी लड़ाई कर युद्ध तो इतना लंबा काहे चला रहा, हम होते ना तो एक बार पार नहीं था ऊपर। बुआ देखो लंबा सोचता है, युद्ध है, इतना आसान नहीं है कि ई पार नहीं तो ऊपर करना। बड़े पोस्ट के जो लोग होते हैं ना बहुत लंबा सोचते हैं। और ऐसे भी इस कहानी का जो उसने कहा था, कहानी का नायक, नायक बोले तो हीरो कौन है? तो लहना सिंह। ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा।
तभी एक ऑब्जेक्टिव बना, सूबेदार ने मुस्कुराकर क्या कहा? तो आंसर यही होगा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक चलाए नहीं चलते। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है, लहना सिंह को गर्मी कैसे मिल सकती थी? लहना सिंह को गर्मी कैसे मिल सकती थी? तो आंसर होगा, विरोधियों पर धावा बोलने से। विरोधियों पर धावा बोलने से। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बनता है, बजरा सिंह कौन था? तो बजरा सिंह पलटन का विदूषक था। कौन था? पलटन का विदूषक था। चौथा ऑब्जेक्टिव बनता है, लहना सिंह लड़ाई के बाद सरकार से क्या मांगना चाहता था? तो लहना सिंह लड़ाई के बाद सरकार से जमीन मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था? जमीन। आगे चलते बाबू, सिख लोग किस वस्तु का सेवन नहीं करते? तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, तंबाकू का। सिख किसका सेवन नहीं करते? तंबाकू का। अब आगे पढ़ाते हैं खरा, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भी तुम अपने दोनों कमल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। सिगड़ी, गांव के अगर बउआ हैं तो आप याद रखिएगा, सिगड़ी बोरसी को खाते। बोरसी समझ रहे हैं? ठंडा में आग तापने के लिए जो बनाया जाता है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम सब्जेक्टिव में इसका वर्णन करेंगे बाबूजी। मेरा मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद में, पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बजरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर क्या मरने मरने लगाई हो? मरे जर्मनी तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? अब देखिएगा आपके किताब में जो है इसके बाद कुछ गाना एक लिखा गया है, पंजाबी टाइप में, कुछ अलग लैंग्वेज में गाना है, आप देख लीजिएगा। हालांकि इसमें करहा दिल्ली शहरते पिसौरे नु जानिए। दिल्ली शहर देखिए, आप किताब में देखिएगा दिल्ली शहर कब, दिल्ली शहर वहां पर लिखा हुआ कि नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा उठपटांग गाना है तो हम अच्छा से तो गा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इसको हम पढ़ सकते हैं। आओ, दिल्ली शहर के अगर इधर वाला गनवा रहता तो दिल्ली शहर से लेना हो सड़िया, ऐसा कुछ रहता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली शहर ते पिसौरे नु जादिए, कर लेना लौंगा दा प्यारो मंडिये, कर लेना नारेदा सौदा आड़िजे, लना चटका कद्दुए नु कद्दू बनियाए मजेदार गोरिये, हुन लगा चटाका कदूना। इसका हिंदी क्या होता? ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों में व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़िये वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे? पर सारी खंडक गीत से गूंज उठा और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोए और मौज ही कर रहे थे। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा देते हैं और इससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ये ऑब्जेक्टिव भी आपको बता देते हैं कि यहाँ तक में क्या ऑब्जेक्टिव बना। फिर आपको पार्ट 1 तो हम वीडियो डाल रखे हैं, ये मेरा वीडियो पार्ट 2 है, और कल जो हम आपको वीडियो डालेंगे वो पार्ट 3 रहेगा, और उसमें भी समझाते चलेंगे और उसमें भी थ्योरी देते चलेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है देख लीजिएगा। लहना सिंह के अनुसार जाड़ा क्या है? तो लहना सिंह के अनुसार जाड़ा क्या है? आंसर होगा मौत है और निमोनिया है। लहना सिंह के अनुसार जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है, लहना सिंह कहाँ मरना चाहता है? तो लहना सिंह बुल्ले की खड़ के किनारे मरना चाहता था, बुलेल की खड़ के किनारे मरना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, बजरा सिंह ने तैयारी चढ़ाकर क्या कहा? तो आंसर होगा मरने की छोड़ो कुछ गाओ। बजरा सिंह ही बोला था कि अरे मरने मरने की क्या लगा रखे हो, कुछ गाओ, माहौल बदलो। अगला चौथा क्वेश्चन है, बजरा सिंह कौन सा गीत गाता है? तो याद रखिएगा, दिल्ली शहरते पिसौर नु जादिए, ये गाना कौन गाया था? तो ये बजरा सिंह गाया था। तो दोस्तों आज का पार्ट 2 वीडियो यहाँ तक रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।